नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। प्यारे साथियों, मेरा नाम राकेश सिहाग है और दोस्तों आपको डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा, डेली मिलेगा और मैं ही आपको करंट अफेयर करवाऊंगा। ये जो करंट अफेयर होगा प्यारे साथियों, ये आपका डेली करंट अफेयर होगा। डेली बेसिस पर मैं आपको करंट अफेयर करवाऊंगा और जो भी क्वेश्चन होंगे वो ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे प्यारे साथियों, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आलतू फालतू का नहीं करवाऊंगा, सभी क्वेश्चन ज़बरदस्त करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे। बस एक बार इस क्लास को पूरा देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कंटेंट कैसा है। कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, बस आप अच्छे से बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस बेस्ट स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्यारे साथियों, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। इसके साथ साथ प्यारे साथियों, हमें फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ये बेस्ट स्टडी हब जो चैनल है वो आपको अच्छे से तैयारी करवाएगा, आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करवाएगा। बहुत सारे सर हमारे यहाँ पर आपको पढ़ाते भी हैं और इसी कड़ी में मैं भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। देखना चाहूँगा आपका कितना प्यार मिलता है, आपका कितना सपोर्ट मिलता है। आज का मेरा यह पहला वीडियो है तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। बस एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, बात करते हैं 16 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के जो 1 से लेकर 5 जो क्वेश्चन होंगे प्यारे साथियों, वो नवंबर 2019 से अक्टूबर 2020 के मध्य के होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मान सकते हो, यानी पीछे के मान सकते हो, जिससे कि आज अगर आपका कोई पेपर है तो उसमें भी आने की संभावना है। मतलब आज अगर कोई पेपर है तो उसमें भी आने की संभावना है। तो मैं साथ साथ आपको 5-5 क्वेश्चन करवा के और पीछे का रिवाइज करवा रहा हूँ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए, बस आप अंत तक बने रहिए और बहुत मज़े से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका हर प्रकार का एग्जाम कवर होगा, ये मेरा आपसे दावा है। एक बार आप बने रहिए लास्ट तक। आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बार बने रहिए लास्ट तक, फिर आपको देखने में मजा आएगा और देखना कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आता है। तो इस श्रेणी में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में ट्रैप कैमरों के माध्यम से सर्वे शुरू किया गया था। यानी उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको बताना है जिसके अंदर पहली बार कैमरों के माध्यम से सर्वे शुरू किया गया था। तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। देखिए, WWF की सहायता से भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों और उनकी प्रजातियों की गणना के लिए ट्रैप कैमरे से क्या किया गया था? सर्वे शुरू किया गया था। तो ध्यान रखना, ट्रैप कैमरे का उपयोग कहाँ पर किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था, भरतपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर पहली बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न से संबंधित किस फिल्म को कर मुक्त किया गया था। यानी उस फिल्म का नाम आपको बताना है जिसको कर मुक्त किया गया था, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया था। और वो जो फिल्म थी वो महिला उत्पीड़न से संबंधित थी। उस फिल्म का क्या नाम था? उस फिल्म का नाम था प्यारे साथियों छपाक। क्या नाम था? छपाक फिल्म। तो छपाक फिल्म के ऊपर राजस्थान ने कर नहीं लगाया था, उसको कर मुक्त कर दिया था। देखिए, राजस्थान सरकार ने एसिड अटैक सर्वाइजर पर बनी फिल्म छपाक को टैक्स फ्री किया गया था। इन राजस्थान के द्वारा छपाक को टैक्स फ्री किया गया था। दोस्तों, राजस्थान छपाक को कर मुक्त करने वाला चौथा राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? चौथा। इससे पहले 3 राज्य कौन कौन से थे? तो एक तो आपका MP यानी मध्य प्रदेश था, एक आपका छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़, और एक आपका था पुडुचेरी। ये 3 राज्य और थे जिन्होंने क्या किया था? इस छपाक मूवी को, इस छपाक फिल्म को कर मुक्त किया था, टैक्स फ्री किया था। ठीक है दोस्तों, छपाक की निर्देशक कौन है? तो ध्यान रखना, मेघना गुलजार। मेघना गुलजार ने इसका निर्देशन किया था। और इसकी अभिनेत्री कौन थी? दीपिका पादुकोण। आपने देखी होगी, छपाक फिल्म बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, महिला उत्पीड़न से संबंधित फिल्म है। यानी किस प्रकार से एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया जाता है, किस प्रकार से वो अपनी ज़िंदगी गुजारती है, किस प्रकार के दुखों को वो सहती है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार
विश्व के टॉप टूरिज्म प्लेस की लिस्ट में भारत से एकमात्र राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया था? विश्व के टॉप टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में भारत से एकमात्र राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया था? तो जो विश्व के टॉप टूरिस्ट जो प्लेस हैं उसमें राजस्थान के जोधपुर शहर को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? जोधपुर शहर को। देखिए जोधपुर को इस लिस्ट में कौन से स्थान पर रखा गया था? तो 15वें स्थान पर, यानी पूरे विश्व में 15वें स्थान पर रखा गया था जोधपुर को। दोस्तों इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन था? तो वाशिंगटन था, ध्यान रखना। वाशिंगटन फर्स्ट स्थान पर था, जोधपुर 15वें स्थान पर था। किसके अनुसार? न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार। किसके अंदर? एक लिस्ट जारी की थी प्यारे साथियों, विश्व के टॉप टूरिस्ट प्लेस की। उसमें भारत के एकमात्र राजस्थान के जोधपुर शहर को ही शामिल किया गया था 15वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस खिलाड़ी को आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना था? तो प्यारे साथियों उस खिलाड़ी का नाम है दीपक चाहर। दीपक चाहर को आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से चुना था, ध्यान रखना। और प्यारे साथियों ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं दीपक चाहर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण पुरस्कार किसे दिया गया था? फरवरी 2020 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर नाबार्ट पीबोडी। डॉक्टर नाबार्ट पीबोडी को अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण पुरस्कार दिया गया था फरवरी 2020 में। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि 17 फरवरी 2020 को उदयपुर में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ने विभिन्न पुरस्कारों की घोषणा की थी। यानी ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखना महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था उदयपुर के अंदर। अच्छा, इसमें कर्नल जेम्स टोड अलंकरण से किसको सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों डॉक्टर नाबार्ट पीबोडी को। अच्छा, हल्दी घाटी अलंकरण से किसको सम्मानित किया गया था? तो मनहर चेंगपा को। हकीम खां सूर अलंकरण से मनहर उदास को। और पन्नाधाई अलंकरण से पुनरोता दत्ता बहल को। और प्यारे साथियों अरावली पुरस्कार से गौरवी सिंघवी को। और महाराणा उदय सिंह अलंकरण से देवीलाल धाकड़ को। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने बड़े इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। आपके एग्जाम में आने की बड़ी संभावना है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होंगी। तो ये थे आप ये 5 जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, ये आपके पीछे के क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में राजस्थान में 11वां ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में किसके द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए? यानी राजस्थान में जो 11वां ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह जो हुआ था उसके अंदर पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किए गए थे? तो ध्यान रखना साथियों बीडी कल्ला के द्वारा। किसके द्वारा? बीडी कल्ला के द्वारा। डॉक्टर बीडी कल्ला के द्वारा 11वें ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में पुरस्कार वितरित किए गए थे बीडी कल्ला के द्वारा। देखिए 11वें ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में विद्युत भवन में शुरू हुआ। ध्यान रखना ये जो 11वां ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है कि इसका जो समारोह है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? विद्युत भवन में। ठीक है, ऊर्जा मंत्री की बात करते हैं तो ऊर्जा मंत्री का नाम है डॉक्टर बीडी कल्ला। ठीक है, अच्छा बीडी कल्ला इसके क्या थे? मुख्य अतिथि थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अक्षय ऊर्जा निगम CMD की बात करते हैं तो जो सुबोध अग्रवाल हैं उन्होंने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी प्यारे साथियों। 14 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में जो वर्चुअल पुरस्कार समारोह जो हुआ था उसमें ऊर्जा मंत्री जो बीडी कल्ला हैं उन्होंने ये पुरस्कार वितरित किए प्यारे साथियों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने, जो अक्षय ऊर्जा निगम के क्या हैं? CMD हैं। और ऊर्जा मंत्री कौन है? बीडी कल्ला, ये इसके मुख्य अतिथि थे। और बीडी कल्ला ने ही क्या किए? ये पुरस्कार वितरित किए थे। अच्छा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, पावर प्लांट के क्षेत्र में पहला पुरस्कार किसको मिला था? तो अडानी पावर को मिला था पावर प्लांट के क्षेत्र में। लेकिन अगर बात करते हैं काली सिंध सुपर थर्मल की तो इसको मिला था दूसरा स्थान। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
सीमेंट क्षेत्र की जो लार्ज इंडस्ट्री सेगमेंट है, लार्ज इंडस्ट्री सेगमेंट में पहला पुरस्कार किसको मिला था? अंबुजा सीमेंट को मिला था। ये बात भी ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से सिरेमिक क्षेत्र के अंदर प्रथम स्थान जो मिला था वो सेरोमिक्स ग्रेनिटो बीकानेर को मिला था। इसके अंदर कौन से क्षेत्र में? सिरेमिक क्षेत्र में। अच्छा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में मिला था अशोक लेलैंड को, है ना। अशोक लेलैंड को प्रथम स्थान मिला था ऑटोमोबाइल क्षेत्र की इंडस्ट्री में। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है प्यारे साथियों, ठीक है। ये लार्ज है, यहाँ पर लार्ज नहीं है, लार्ज है ये नाम, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान की किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ने हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं में ईमेल आईडी की तकनीकी विकसित की है? तो प्यारे साथियों, उस कंपनी का नाम आपको बताना है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के साथ मिलकर के हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं में जीमेल आईडी जनरेट करने की तकनीक विकसित की है। तो उस कंपनी का नाम है प्यारे साथियों, उस राजस्थानी कंपनी का नाम है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए, इस प्रोजेक्ट को डाटा एक्सचेंज टेक्नोलॉजी और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा पूरा किया गया। ध्यान रखना, 22 भाषाओं में आप ईमेल आईडी बना सकते हैं, आपकी क्षेत्रीय भाषा में आप ईमेल आईडी बना सकते हैं। पहले आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही ईमेल आईडी बना सकते थे, लेकिन अब आप 22 भाषाओं में ईमेल आईडी बना सकते हैं, उसमें हिंदी भी आपकी शामिल है। ये बात पे आप कहीं ना कहीं ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान सतत विकास सूचकांक में पहले स्थान पर रहा? राजस्थान सतत विकास सूचकांक में पहले स्थान पर आपका रहा झुंझुनू। कौन रहा था? झुंझुनू रहा था। और प्यारे साथियों, जो जैसलमेर है वो अंतिम स्थान पर रहा। जैसलमेर कौन से स्थान पर रहा? अंतिम स्थान पर रहा। ये बात पे आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। राजस्थान के किस शहर को सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत चुना गया है? तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान के उस शहर का नाम आपको बताना है जिसको सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत चुना गया है। उसका नाम है जोधपुर। क्या नाम है? जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस राजस्थान के शहर का नाम है जोधपुर, जिसको सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत चुना गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ऐसे 6 शहरों को चुना है जिसमें भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद, ये 6 शहर शामिल हैं इस सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत। इसमें जोधपुर भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस महिला को अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ इन्वेटर्स की ओर से यंग इन्वेटर्स अवार्ड के लिए चुना गया है? यंग इन्वेटर्स की अवार्ड के लिए किसको चुना गया है ये आपको बताना है। उस महिला का नाम बताना है जिसको नेशनल एकेडमी ऑफ इन्वेटर्स की तरफ से यंग इन्वेटर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। तो उनका नाम है प्यारे साथियों प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा को यंग इन्वेटर्स की अवार्ड की सूची में शामिल किया गया है। अच्छा देखिए, यंग इन्वेटर्स अवार्ड किसको दिया गया? प्रियंका शर्मा को। किसकी ओर से दिया गया? तो ध्यान रखना, अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ इन्वेटर्स की तरफ से दिया गया। प्रियंका शर्मा कहाँ से बिलोंग करती हैं? जयपुर से बिलोंग करती हैं। और प्यारे साथियों, ये स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। ये बात पे आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से सस्टेनेबल वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में रिसर्च है तो इनको ये यंग इन्वेटर्स अवार्ड दिया गया है। कौन से क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में दिया गया है वो भी आपको ध्यान रखना है। सस्टेनेबल वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहां पर एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो प्यारे साथियों, आरबीआई एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा। कहां पर? जयपुर के अंदर। कहां पर स्थापित करेगा? प्यारे साथियों, जयपुर के अंदर करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम आरबीआई की बात करते हैं तो देखिए, आरबीआई के नोट छापने वाले 4 प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो एक प्यारे साथियों देवास जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक महाराष्ट्र नासिक में पड़ता है, एक मैसूर कर्नाटक में पड़ता है और एक सालबोनी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसी प्रकार से सिक्के छापने वाले जो 4 टकसाल हैं
वो कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ठीक है। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और प्यारे साथियों उप गवर्नर्स हैं एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन तथा बीपी कानूनगो। इसका मोटो क्या है? तो ध्यान रखना, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, ये इसका मोटो है। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है यहाँ पर। स्वचालित बैंक प्रसंस्करण के अंदर आरबीआई के द्वारा स्थापित किया जाएगा जयपुर के अंदर। और आरबीआई से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको ध्यान रखनी है फैक्ट के तौर पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूनेस्को। किसने की है? यूनेस्को ने की है। उस संस्था का नाम है यूनेस्को, जिसने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की है। देखिए, $50,000 की इनामी राशि वाली ये पुरस्कार है। यानी इसमें कितना इनाम दिया जाएगा? तो $50,000 दिया जाएगा। और प्यारे साथियों, प्रत्येक 2 साल के बाद दिया जाएगा। कितने साल के बाद? प्रत्येक 2 साल में यह अवार्ड दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं शेख साहब की, तो शेख को बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। फादर ऑफ द नेशन शेख साहब को कहा जाता है। शेख साहब बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे प्यारे साथियों। और दूसरे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। दूसरे प्रधानमंत्री और प्रथम राष्ट्रपति थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। यहाँ पर हम बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। महानिदेशक आंद्रे ओजले हैं। कौन है? आंद्रे ओजले हैं। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजे गोविंदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया? तो ये जो बनंजे गोविंदाचार्य हैं, ये किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो थे ये आपके संस्कृत भाषा के विद्वान थे। किसके थे? संस्कृत भाषा के विद्वान थे बनंजे गोविंदाचार्य, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इनका पूरा नाम है विद्यावाचस्पति बनंजे गोविंदाचार्य, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखोगे आप अच्छे से। गोविंदाचार्य मध्वा विचारधारा के क्या थे? प्रचारक थे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों सभी के सभी। मध्वा विचारधारा के प्रवर्तक गोविंदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। इनको वेद, उपनिषद, महाभारत और रामायण और पुराणों के क्या थे? ये ज्ञाता थे। इनको ज्ञान था पुराणों का, रामायण का, महाभारत का, वेद का और उपनिषद का। दोस्तों भारत सरकार ने 1909 में इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनको पद्मश्री दिया गया था 2009 में भारत सरकार की तरफ से। तो ये बात भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने भारतीय सेना अध्यक्ष एम नरवाणे यानी मुकेश मुकुंद नरवाणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? उस देश का नाम आपको बताना है जिसने एम नरवाणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब की सेना ने भारतीय सेना अध्यक्ष एम नरवाणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। देखिए, नवंबर 2020 में नेपाल ने नरवाणे को जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। ये नवंबर 2020 की बात है। अब प्यारे साथियों, सऊदी अरब ने ऐसा ही कर दिया। सऊदी अरब ने भी गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया है एम नरवाणे को। इससे पहले नवंबर 2020 में नेपाल ने भी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की मानद उपाधि से सम्मानित किया था नरवाणे जी को। नरवाणे जी जो हैं प्यारे साथियों, वो सऊदी अरब और यूएई की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले सेना प्रमुख बने हैं। ये 6 दिवसीय अभी यात्रा करके आए हैं। 6 दिवसीय यात्रा करके आए हैं प्यारे साथियों। तो ऐसा करने वाले ये पहले सेना प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करते हैं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। इसके किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये इसके किंग हैं। ध्यान रखना, यहाँ के राजा हैं।
क्राउन प्रिंस की बात करते हैं तो यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं महमूद मोहम्मद बिन सलमान, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रियाल। ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड अभिनेता को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड अभिनेता को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ध्यान रखना, अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से। देखिए अक्षय कुमार जो हैं वो कार देखो, पगार बुक, केविन केयर, इंडिका, रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, इनके क्या हैं प्यारे साथियों, ब्रांड एम्बेसडर हैं इस डाबर च्यवनप्राश के साथ साथ। तो ये कुछ अलग आपको जो ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट है वो भी आपको ध्यान रखनी है भाई। अक्षय कुमार किस किस के ब्रांड एम्बेसडर और हैं वो भी आपको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा के अनुसार लॉकडाउन की वजह से साल 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? भाई जितना उत्सर्जन पहले हुआ करता था उससे कितने परसेंट कम अब की बार उत्सर्जन हुआ है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, 7%। कितने प्रतिशत? 7% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुआ है लॉकडाउन की वजह से पूरे विश्व के अंदर। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 7% का, वैसे सुनने में छोटा सा है लेकिन पूरे विश्व की बात करते हैं तो 7% आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित हुई है लॉकडाउन के कारण। ये डेटा किसने जारी किया है? तो जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस ने ये डेटा जारी किया है, ध्यान रखोगे आप। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शाहीन 9 वायुसेना अभ्यास 2020 का आयोजन किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? ध्यान रखना प्यारे साथियों, शाहीन 9 वायुसेना अभ्यास जो है वो पाकिस्तान और चीन के मध्य संपन्न हुआ। किस किस के बीच में? पाकिस्तान और चीन के मध्य शाहीन 9 वायुसेना अभ्यास 2020 आयोजित हुआ। अच्छा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी चीन के साथ में हमारे भारत के रिश्ते थोड़े खटास आ गई है और पाकिस्तान के साथ तो हमेशा से थे, इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों हमारे दुश्मन की भांति काम कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको जानना। ठीक है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सिंध प्रांत का जो थट्टा जिला है, सिंध प्रांत का जो थट्टा जिला है उसका एक वायुसेना क्षेत्र है भोलेरी नाम का जो वायुसेना क्षेत्र है वहाँ पर किया गया, जो कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो राजधानी इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी, पीएम इमरान खान, संसद का नाम है नेशनल असेंबली, जैसे भारत मतलब अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है ना, और इसी प्रकार से पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा रुपया है, ठीक है ना। चीन की अगर बात करते हैं तो राजधानी बीजिंग है, प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली केकियांग, संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे साथियों, आपके एग्जाम के स्टैटिक जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये संसद वाला, ठीक है। मुद्रा यहाँ की रेनमिबी या फिर युआन है अगर हम चीन की बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फॉर्मूला 1 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? ध्यान रखना प्यारे साथियों, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो वो आपका जीता है किसने? ध्यान रखोगे, मैक्स वेस्टेपन ने। किसने जीता? मैक्स वेस्टेपन ने जीता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर प्यारे साथियों मैं आपको बताऊं तो ये जो मैक्स वेस्टेपन है ये बेल्जियम के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? बेल्जियम के निवासी हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम में किया है फार्मूला 1 रेस के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने कोरोना के फ्रंट लाइन हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए गोट यू कवर्ड नामक अभियान की शुरुआत की है? गोट यू कवर्ड नामक अभियान की शुरुआत किसने की है, किस कंपनी ने की है? तो प्यारे साथियों उस कंपनी का नाम है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने फ्रंट लाइन हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए गोट यू कवर्ड नाम की एक अभियान की शुरुआत की है। अच्छा, भारतीय एक्सा ने कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन, यानी कैंसर कोई आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन अभियान को भी शुरू किया है।
ठीक है, ये अभियान भी आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय एक्सा ने ही क्या किया है, स्टार्ट किया है, किसके साथ साथ, गोट यू कवर्ड नाम के अभियान के साथ साथ। अच्छा, भारतीय एक्सा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ का नाम है संजीव श्रीनिवासन। संजीव श्रीनिवासन इसके एमडी और सीईओ हैं, ये बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दूतावास ने किस देश में हाल ही में फिल्म श्रृंखला यानी सिनेमा स्कोप लॉन्च किया? सिनेमा स्कोप नाम की फिल्म श्रृंखला को किस भारतीय दूतावास ने और किस देश के अंदर इसको लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसको लॉन्च किया है चीन के अंदर। भारतीय दूतावास ने चीन के अंदर एक फिल्म श्रृंखला को लॉन्च किया है और उस फिल्म श्रृंखला का नाम है सिनेमा स्कोप। सिनेमा स्कोप, तो फिल्म श्रृंखला का नाम सिनेमा स्कोप है, चीन के अंदर भारतीय दूतावास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, इस फिल्म श्रृंखला की शुरुआत 3 इडियट्स फिल्म के साथ की गई है। इसके साथ की गई है 3 इडियट्स फिल्म के साथ। इस फिल्म श्रृंखला को चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री और एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने क्या किया, लॉन्च किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे साथियों। इस सिनेमा स्कोप नाम की जो फिल्म श्रृंखला है, इसको किसने लॉन्च किया? तो भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री और एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने। ठीक है, और ये श्रृंखला कब तक आयोजित की जाएगी? 2023 तक आयोजित की जाएगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि 16 दिसंबर 2020 से भारत और किस देश के बीच 55 साल बाद फिर से हल्दीवाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक की शुरुआत की जाएगी? हल्दीवाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक की शुरुआत 55 साल बाद फिर से 27 दिसंबर 2020 से शुरू की जाएगी। तो प्यारे साथियों, ये जो रेल लिंक है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जारी की जाएगी। किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कितने साल बाद? 55 साल बाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 17 दिसंबर को इस लिंक को पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 1965 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था प्यारे साथियों, तब इस रेल मार्ग को बंद कर दिया गया था। 26 मार्च 2021 से दोनों देशों के बीच स्वाधीनता सड़क की शुरुआत भी की जाएगी। स्वाधीनता सड़क की शुरुआत भी कब की जाएगी? 26 मार्च 2021 में। और अब हल्दीवाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक को दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा 55 साल बाद। ठीक है, 1965 के बाद अब की बार स्टार्ट किया जाएगा 55 साल बाद। ध्यान रखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये थे आज के 16 क्वेश्चन। उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं पूछता हूँ प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूँ। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैं देखना चाहूँगा प्यारे साथियों आप कितना रिस्पॉन्स करते हो इस वीडियो को। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और भी बेहतर आपके लिए कर पाऊंगा। थोड़ी बहुत अगर आपको कमी लगी तो वो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेनी है प्यारे साथियों। वो ज़बरदस्त कंटेंट मैंने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।